बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर से रिलेटेड इंशाल्लाह हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देख लिया ना, तो गैल्वानोमीटर से रिलेटेड इंशाल्लाह कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी ऐसा एमसीक्यूज नहीं होगा। अगर गैल्वानोमीटर पर लॉन्ग नोट्स भी आ गया तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा गैल्वानोमीटर से रिलेटेड जो आपको क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या अपने सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक अच्छे नोट्स भी मिल जाएंगे। मैंने पहले से ही बोर्ड पर एक वेल डिफाइंड नोट्स में लिखा है, ये इनफ नोट्स है। अगर आपने इसको राइट डाउन कर लिया ना, तो अगर अपने पेपर में यही लिख रहे आपका हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट के बारे में मैं लिख रहा हूँ, हर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी को पुश कर देना ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गैल्वानोमीटर, सिंपल गैल्वानोमीटर है क्या? थोड़ा सा तारीफ करते हैं कि गैल्वानोमीटर है क्या। मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिसका काम क्या है? डिटेक्ट एंड मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अब क्या मतलब? जो गैल्वानोमीटर है ना, गैल्वानोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसके दो काम है। एक काम क्या है? डिटेक्ट एंड मेजर द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ द करंट। मतलब इसका काम क्या है? इसका जो मेजर काम है वो क्या है? डिटेक्शन ऑफ द करंट। अगर आपने किधर भी करंट को डिटेक्ट करना है ना, करंट को मालूम करना है कि यहाँ से करंट गुजर रहा है या नहीं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना। अगर करंट को डिटेक्ट करेगा तो इसकी सुई क्या देगी? डिफ्लेक्शन देगी। और ये साथ में क्या है? मेजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। और कुछ स्मॉल अमाउंट को करंट को ये भी मेजर कर सकता है। मेजर काम इसका क्या है? मेजर काम याद रखना, मेजर काम इसका है डिटेक्ट करना, करंट को डिटेक्ट करना कि यहाँ पर करंट मौजूद है या नहीं। तो अगर करंट मौजूद है तो इसकी सुई क्या देगी? डिफ्लेक्शन शो की। मगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर करते हैं। मिलीमीटर में ये क्या करता है? 30 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर स्मॉल अमाउंट में जब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मौजूद होगा तो उसको भी क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। मेन काम क्या है गैल्वानोमीटर का? डिटेक्शन। करंट को डिटेक्ट करने का काम किसका है? गैल्वानोमीटर का। इसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि राइट द प्रिंसिपल एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ गैल्वानोमीटर। इसका प्रिंसिपल मैंने क्या लिखा है? इसका प्रिंसिपल सिंपल बुक में क्या है? अगर मैं आसान लफ्जों में लिखूं, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसका प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, उसी के प्रिंसिपल पर गैल्वानोमीटर ही वर्क करता है। तो इसको आप आसान लफ्जों में किस तरह लिख सकते हो? इसको आसान लफ्जों में लिख सकते हो, मार्कर क्यों काम नहीं कर रहा है? इसको आसान लफ्जों में आप लिख सकते हो कि सिंपल टॉर्क on a current carrying कंडक्टर। इसी जमला क्या है? कंडक्टर। सही है। तो समझ आ गया कि गैल्वानोमीटर का क्या है? प्रिंसिपल क्या है? किस बुनियाद पर, इसकी बुनियाद क्या है? किस बुनियाद पर यह वर्क करता है? किस उसूल पर यह वर्क करता है? गैल्वानोमीटर किस उसूल पर वर्क करता है? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पर कंप्लीटली डिटेल नोट दिया है। अगर आपने उसको देख लिया होगा तो आपको डायरेक्ट आपके जहन में ये आया होगा कि टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू नेब। मैंने आपको शॉर्टकट बताया, इसको हम किस तरह याद करते हैं? NIAB, नेब कोस थीटा। सही है। नेब यहाँ पर क्या है? कोस थीटा, नेप कोस थीटा। सही है। अब यहाँ पर इसका प्रिंसिपल क्या हो गया? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, या सिंपल में वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर से मुराद क्या है? आसान लफ्जों में मैंने क्या लिख लिया? टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उस पर क्या लगता है? जब उसको आप मैग्नेटिक फील्ड ना, ये क्या है? लेट सपोज एक कॉइल आप उठाते हो ना, कॉइल को आप क्या करते हो? मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो। और वो जो आपने कॉइल रखा है वो क्या है? करंट कैरिंग है, मतलब उसमें करंट फ्लो कर रहा है और आपने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है। तो उस कॉइल में से जो करंट पास करेगा तो उस करंट की वजह से डी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हुआ है, मतलब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है ना, मैग्नेट्स के दरमियान रखा हुआ है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उन दोनों में इंटरेक्शन होगी। उसकी इंटरेक्शन की वजह से कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगी? टार्क प्रोड्यूस होगी। उस टार्क की वजह से वो वहां पर कॉइल क्या करेगा? टर्निंग इफेक्ट में प्रोड्यूस होगी। तो ये सिंपल उसी बुनियाद पर ये गैल्वानोमीटर भी वर्क करता है। इसके कुछ कंपोनेंट्स क्या है? कॉइल, इसको मैं डिटेल से समझाता हूँ। कॉइल क्या है? सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके साथ एक कॉइल है ना, ये क्या है? ये कॉइल करंट कैरिंग कंडक्टर है, या आप कह सकते हो करंट कैरिंग कॉइल है। दोनों सेम है, करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग कॉइल। ये आपके साथ ये करंट कैरिंग कॉइल जो आपको नजर आ रहा है, मैंने उसके ऊपर ये क्या है? ब्लैक, क्या है? ब्लैक ब्लैक स्तर क्या है? कोटिंग की है। सही है। इस कॉइल के ऊपर क्या है? इस तरह कोटिंग की है।
अब ये क्या है, एक कॉइल है, सस्पेंडेड कॉइल है, जो मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस तरह क्या है अंतर रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ पोल से निकल रही है, किसकी तरफ जा रही है, साउथ पोल की तरफ जा रही है। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। सही है, ये जो आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये इसका काम क्या है, प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, ये हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका काम क्या है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करना, दूसरा कंपोनेंट है। तीसरा कंपोनेंट क्या है, पॉइंटर है, इंडिकेट द रोटेशन ऑफ द कॉइल। यहाँ पर हमने एक पॉइंटर लगाया होता है, ये पॉइंटर अंदर, अगर गैल्वानोमीटर यहाँ पर आपको नजर भी आ रहा हो, मैं आपको तस्वीरें वगैरह भी दिखा रहा हूँ, तो गैल्वानोमीटर में हमने एक पॉइंटर लगाया होता है। उस पॉइंटर का क्या, पॉइंटर का सिंपल मतलब क्या है, पॉइंटर का मतलब क्या है, निडल। पॉइंटर को हम आसान लफ्जों में क्या कहते हैं, निडल। उस निडल, अगर आप करंट को डिटेक्ट, किसी भी जगह अगर आपने करंट को डिटेक्ट करना है, तो अगर करंट मौजूद होगा ना, तो वो क्या करेगा, जो सुई होगी, निडल होगी, वो क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके बाद क्या, पॉइंटर आपने क्या करेगा, डिटेक्ट क्या है, इंडिकेट्स द रोटेशन ऑफ द कॉइल। पॉइंटर का काम क्या है, इंडिकेट द रोटेशन ऑफ कॉइल, मतलब कॉइल की रोटेशन को क्या करेगा, डिनोट करेगा। अगर कॉइल रोटेट करेगा तो उसको मौजूद, इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या है, करंट मौजूद है, और वहां पर क्या होगी, सुई क्या देगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। तीसरा काम क्या है, स्केल, शो द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, और वहां पर एक स्केल भी मौजूद होगा। पता है गैल्वानोमीटर के 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केल। उस स्केल का काम क्या है, करंट की मैग्नीट्यूड को बताना, कि करंट इतना मौजूद है, करंट इतना है। सही है, तो डिफ्लेक्शन, वहां पर स्केल भी मौजूद है। डायग्राम क्या है, बहुत सिंपल। ये आपके साथ एक हॉर्स शू मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, नॉर्थ से निकल रही होगी, साउथ की तरफ जाओगी। ये मैंने आपको बताया भी कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। यहाँ पर हमने एक कॉइल लटकाया हुआ है, किसके जरिए, ये आपके साथ एक करंट लीड है। ये क्या है, एक मेटालिक वायर है। क्या, कौन सा वायर है, मेटालिक वायर, जो किस चीज से बना हुआ है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो कॉइल को हमने सस्पेंड किया हुआ है इस मैग्नेटिक, इस हॉर्स शू मैग्नेट के अंदर। ये आपके साथ क्या है, कॉइल है। अब यहाँ पर अगर मैं इसी मैग्नेट को इस तरह उठाऊं ना, ये क्या है, इस तरह दो मैग्नेट्स, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट, आप समझ लेना। सही है, ये एक हॉर्स शू मैग्नेट, यहाँ पर नीचे से भी क्या है, कवर है। सही है, इस तरह कवर है। ये हॉर्स शू मैग्नेट के दरमियान क्या है, एक कॉइल मौजूद है, इस तरह क्या है, कॉइल मौजूद है। अगर आप उस कॉइल को इस तरह देखोगे ना, इस तरह, तो इस तरह देखोगे तो उसका सिंपल ये पोर्शन नजर आएगा। ये क्या है, आप इसको उठाओगे, इस तरह देखोगे तो आपके साथ ये साइड नजर आएंगे, और साथ में ये क्या होगा, आपके साथ ये क्या है, इसके अंदर ये क्या है, कॉइल। और ये कोई और चीज़ है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये सर्कुलर क्या चीज़ है। ये आपके साथ क्या है, ये कॉइल होगी, और ये सर्कुलर अलग चीज़ है। सर्कुलर में अभी आपको समझाने हो, ये सर्कुलर क्या है, ये जो सर्कुलर है, ये हमारे साथ क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, अगर आप क्या करोगे, कॉइल के अंदर, ये कॉइल अंदर से खाली है ना, ये कॉइल इस तरह, कॉइल अंदर से खाली, अगर आप उसके अंदर एक क्या है, सॉफ्ट आयरन की, मतलब क्या करोगे, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर उसके अंदर क्या करोगे, दाखिल करोगे। उसका काम क्या है, मैं बता रहा हूँ। उसके अंदर मैंने क्या किया, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्या किया, दाखिल किया। इसका काम क्या है, क्यों हम यूज करते हैं इस सॉफ्ट आयरन कोर की, यहाँ पर हमने क्या किया, इस ये कॉइल है ना, ये कॉइल का अंदर खाली है ना, इस अंदर हम कॉइल के अंदर हम क्या इस तरह डालते हैं, इस कॉइल के अंदर इस तरह सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डालते हैं। क्यों, इसका काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर बनाना। एक काम इसका है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना, फर्स्ट। दूसरा काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना। दूसरा काम क्या है, एक काम है मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना, दूसरा काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करना। अब अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें गैल्वेनोमीटर में सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं, वहां पर हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत क्यों है, क्यों, देखना अभी मैं समझाता हूँ। अगर आप देखोगे ना, सिंपल टार्क का फार्मूला आपके साथ क्या है, टार्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टार्क, NIAB cos थीटा। फार्मूला क्या है, सिंपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टार्क इज इक्वल टू नेब, NIAB cos थीटा। सही है, cos थीटा। अगर cos थीटा क्या होगी, टार्क कब प्रोड्यूस होगी, अगर यहाँ पर cos थीटा क्या हो, cos थीटा क्या हो, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब क्या है, cos 0 किसके इक्वल होता है, 1। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और प्लेन एरिया के दरमियान एंगल 0 बन रहा होगा, तब टार्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सही है, तो ये सॉफ्ट आयरन हम इसके अंदर डालते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बन जाए, रेडियल और स्ट्रॉन्गर बन जाए। क्यों, ये क्या है, लेट्स सपोज आपके साथ कॉइल है। सही, ये कॉइल का सिर्फ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको नजर आ रहा है, ये क्या इस तरह कॉइल होगा, क्या, लेट्स सपोज ये क्या इस तरह कॉइल है, कॉइल अंदर से खाली, उसके अंदर हमने इस तरह क्या डाल दिया, इस तरह अंदर से, अंदर उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, सॉफ्ट आयरन कोर। तो हमने उसको इस तरह कर लिया, तो कॉइल का सिर्फ क्या है, ये पोर्शन नजर आ रही है, पोर्शन आ रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर मौजूद है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, रेडियल कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल करेगा, इस तरह नॉर्थ की तरफ, बिल्कुल इसकी तरफ आएगा, रेडियल करेगा। और साथ में ये क्या करेगा, साउथ की तरफ ही इस तरफ निकालेगा, नॉर्थ की तरफ इस तरह, इस रेडियली इसके तरफ क्या हो रही है, इंटर हो रही है, और रेडियली आउटवर्ड जा रही है साउथ की तरफ। ये लेट सपोज क्या है, मैंने इस तरह लिखा हुआ है, ये क्या है, कॉइल, मैंने इस तरह एरो से रिप्रेजेंट किया, ये क्या है, कॉइल।
अगर आप देखोगे ना, अगर आप इस कॉइल को रोटेट करोगे ना, ये लेट्स सपोज ये कॉइल में अभी ये क्या है, इस तरह मौजूद है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कॉइल के प्लेन के दरमियान दोनों क्या है, पैरेलल है, एंगल क्या बन रहा है, 0। तो जब cos 0 होगा तो cos 0 किसके इक्वल होता है, 1, तो टार्क क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अगर मैं इस कॉइल को क्या करूँ, रोटेट करूँ, लेट्स सपोज मैंने कॉइल क्या कर दिया, इस तरह रोटेट कर दिया, रोटेट किया, तो अब एंगल क्या बन गया, फिर भी आपको नजर आ रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कॉइल दोनों क्या है, पैरेलल, फिर भी एंगल 0 बन रहा है। तो जब एंगल 0 होगा तो टार्क क्या होगा, मैक्सिमम लगेगा। अगर मैं इसको इस तरह करूँ ना, लेट सपोज मैंने थोड़ा क्या क्या इस तरह रखे, कॉइल को इस तरह रोटेट, देखो आपको नजर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आपके साथ कॉइल का सरफेस एरिया, कॉइल का सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान फिर भी एंगल क्या बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, 0, दोनों पैरेलल। तो जब 0 एंगल बन रहा होगा, हर केस में इस पर करंट क्या लगेगा, हर केस में आपके साथ करंट नहीं, सॉरी, टार्क मैक्सिमम लगेगा। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना और स्ट्रॉन्ग बनाना, क्यों हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एक इसका काम क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाती है, टार्क पर मैक्सिमम क्या लगता है और इस कॉइल पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बन जाती है। रेडियल क्यों बन जाती है, रेडियल इसलिए बन जाती है ताकि हर पॉइंट पर जो कॉइल का प्लेन एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल हो, 0 डिग्री एंगल बनाना होगा, तो 0 डिग्री पर टार्क मैक्सिमम आता है, क्योंकि cos थीटा 0 पर क्या है, इसकी वैल्यू 1 आती है। अगर आप 0 से कुछ और बढ़ गए 90 तक पहुंच गए तो cos 0 क्या होगा, cos 90 किसके इक्वल आता है, 0। 0 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा टॉर्क 0, टॉर्क क्या हो जाएगा, 0, तो ये कॉइल मूव भी नहीं करेगा। तो गैल्वानोमीटर का पूरा प्रिंसिपल क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसी वजह से मैंने क्या कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ये है कि हर पॉइंट पर जो कॉइल का सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, और हर पॉइंट पर अगर कॉइल जिधर भी रोटेट करा होगा उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसका सरफेस एरिया क्या हो, एक दूसरे के साथ पैरेलल हो और उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगे। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, काम है। तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए हमने डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बन जाए, स्ट्रॉन्ग बन जाए। रेडियल क्यों बना दिया, फंक्शन बता दिया, ताकि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कॉइल का सरफेस एरिया पैरेलल हो और उस पर मैक्सिमम फोर्स लगे, मैक्सिमम टार्क लगे। तो यहाँ पर फिर इसके बाद ये भी हो गया, सही है, सॉफ्ट आयरन कोर हमने डाल दिया। फिर इसके बाद ये क्या है, ये हमारे इस साइड को हमने क्यों कर्व बनाया ना, ये तो हमारे साथ इस तरह स्ट्रेट होना चाहिए, कर्व हमने क्यों बना लिया ना, ये इसके ऊपर कर्व क्यों बना, जहां पर कॉइल मौजूद है वहां पर हमने सॉफ्ट आयरन कर्व डाल दी, यहाँ पर एक किस्म के सॉफ्ट आयरन कर्व यहाँ पर इस तरह हमने डाल दिए। ये कर्व क्यों हमने डाल दिया सॉफ्ट आयरन के इस तरह, सॉफ्ट आयरन कॉइल के ना इस तरह हमने क्या कर दिया, सॉफ्ट कोर बना दिया, सॉफ्ट आयरन के क्या डाल दिए, एक किस्म के यहाँ पर हमने क्या डाला, सॉफ्ट आयरन कर्व्ड सिलेंडर डाल दिया, कर्व्ड सिलेंडर डाल दिया यहाँ पर, क्यों, ताकि इसका काम क्या है, कर्व्ड इसलिए हमने डाला ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग। ये कर्व इसलिए हम करते हैं, यहाँ पर कर्व किस तरह करते हैं, कर्व हम मैग्नेटिक फील्ड को कर्व, जो मैग्नेट इसको कर्व नहीं करते, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक किस्म के सॉफ्ट आयरन कर्व डालते हैं, सॉफ्ट आयरन, जिस तरह यहाँ पर हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डाल दिया, इसी तरह सॉफ्ट आयरन के सिलेंडर के कुछ टुकड़े उठाते हैं उस तरह कर्व वाले, तो यहाँ पर रख लेते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पर मैक्सिमम, उस पर मैक्सिमम टॉर्क हो जाए, टॉर्क लग गया, और यहाँ पर जो कॉइल है वो क्या करे, रोटेशन दे, मैक्सिमम रोटेशन दे। इसके बाद क्या, ये स्पाइरल लीड, ये क्या है, करंट लीड, ये किससे बना हुआ है, मेटालिक लीड। इस करंट लीड का काम क्या है, ताकि करंट क्या है, गैल्वानोमीटर के कॉइल के अंदर भी आ जाए और उसको बाहर भी निकाल दे। करंट लीड का काम क्या है, करंट को अंदर ले आना, करंट को बाहर भी ले जाना, तो इसलिए इसको हम कहते हैं करंट लीड। इसके बाद क्या है, स्पाइरल ई, यहाँ पर एक गैल्वानोमीटर का जो सेकंड एंड है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर भी इसके साथ मेटालिक वायर अटैच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरल ई। और इसका काम क्या है, ये एक किस्म का सेकंड क्या है, सेकंड टर्मिनल के तौर पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, सेकंड टर्मिनल के तौर पर काम कर रहा है, जिस तरह बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, तो इसका एक टर्मिनल ये बन गया, और ये जो स्पाइरल ई है ये सेकंड टर्मिनल के तौर पर भी एक्ट करता है। मगर मेन फंक्शन इसका क्या है, स्पाइरल ई का, प्रोड्यूस रिस्टोरिंग टॉर्क। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है मैं बताता हूँ, मैंने आपको इससे पिछले बताया था कि रिस्टोरिंग फोर्स, एफ आर का मतलब क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस, जब आप स्प्रिंग को इस तरह खींचते हो ना, ये स्प्रिंग है ना, आप खींच दिया ना उसके इलास्टिक लिमिट में, ज्यादा नहीं खींचना, अगर वो बिल्कुल रुक जाए, अगर आपने उसको थोड़ा खींच लिया ना, छोड़ेगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा, वापस अपनी मेन पोजीशन पर रहेगा। क्यों, यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो स्प्रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन पर लाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो रिस्टोरिंग टार्क है वो भी क्या करेगा, इस कॉइल में जब भी रोटेशन होगी, ये कॉइल है ना इस तरह पहले मौजूद है, कॉइल है, लेट्स सपोज इसने इस तरह रोटेशन की, सही है, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। किसमें, इस स्पाइरल ई में रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। इस रिस्टोरिंग टॉर्क
ये क्या करेगा, इस कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, मतलब मीन पोजीशन पर वापस इस कॉइल को लाएगा। कौन? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? स्पाइरल ई का काम क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करना। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो क्या करेगा, कॉइल को अपनी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर या अपनी मीन पॉइंट पर या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाएगा। कॉइल का पहले ओरिजिनल पोजीशन ये, इसने इस तरह रोटेशन की तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कौन लाएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क। ये रिस्टोरिंग टॉर्क का मैं सिंपल आपको एग्जांपल समझाता हूं। ये किस तरह, ये गैल्वानोमीटर, यहाँ पर एक कॉइल, ये जब कॉइल इस तरह यहाँ पर मौजूद है ना, ये यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ से भी एक इस किस्म का क्या है, फिक्स्ड है। ये कॉइल ना, अगर ये कॉइल इस तरह रोटेट करेगा ना, ये कॉइल क्या करेगा, इस तरह रोटेट करेगा, तो ये किस्म की स्प्रिंग की तरह क्या होगी, इसमें क्या होगी, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। कॉइल ने इस तरह क्या कर दिया, ये कॉइल इस तरह रोटेट कर दिया, तो ये किस्म की स्प्रिंग है यहाँ पर नीचे, ये किस्म का स्पाइरल स्प्रिंग की तरह काम करता है। जब कॉइल रोटेट करता है तो उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जब उसको वापस छोड़ देते हो तो ये स्प्रिंग इस तरह स्पाइरल वापस अपने को ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है और कॉइल को भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल, ये क्या एक तार है ना, ये जिस तरह लेट सपोज ये कॉइल नीचे क्या है, स्पाइरल ई है, ये जब आप कॉइल को इस तरह रोटेट करोगे ना, कॉइल को मैंने रोटेट कर दिया, अब यहाँ पर स्पाइरल ई में क्या स्टोर हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क का क्या काम क्या है, उस कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाने की कोशिश करना। तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस आ गया, किसकी वजह से ये आ गया, देखो मैंने इस तरह रोटेट किया, ये रोटेशन इसमें होगी, ये कॉइल सही है, और यहाँ पर मैंने स्पाइरल ई से अटैच किया। लेट सपोज ये कॉइल है और उसको मैंने स्पाइरल ई से अटैच किया। जब मैंने इस तरह रोटेट किया इस कॉइल को, वापस छोड़ूंगा तो देखो अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। क्यों? वहां पर स्टोरिंग टॉर्क की वजह से। तो ये स्पाइरल ई भी इस तरह स्प्रिंग की तरह काम करता है, मोड़ दोगे तो वापस उस तरह खुल जाएगा, उस कॉइल को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर ये करंट कैरिंग कॉइल है। करंट कैरिंग कॉइल के हमने सॉफ्ट आयरन की बात की, हमने रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात की, हमने यहाँ पर कर्व मैग्नेटिक की, इसको हम कर्व क्यों बनाते हैं, कर्व सॉफ्ट आयरन कोर यहाँ पर क्यों डालते हैं, ये भी हो गया। अब यहाँ पर ये कॉइल नहीं है, ये एक कॉइल नहीं होता है मैग्नेटिक, बहुत सारे कॉइल होते हैं इस तरह, 1 2 3 4 बहुत सारे कॉइल होते हैं। उस कॉइल को हमने किस चीज से क्या हुआ होता है, उस कॉइल को हमने किस चीज से क्या होता है, इनेमल्ड कॉपर वायर। लेट सपोज कॉपर वायर है ना, उसको हम क्या करते हैं, इनेमल्ड करते हैं। इनेमल एक तो इंसुलेटेड है, सही है। लेट सपोज ये क्या है, एक वायर, सही है, एक वायर। इस वायर को मैंने क्या करना है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक कोटिंग कर दी, जिसको हम कहते हैं कि इस पर हमने इंसुलेशन चला। मगर यहाँ पर जो गैल्वानोमीटर का है ना, गैल्वानोमीटर के जो तमाम के तमाम कॉइल है ना, उस पर हम क्या करते हैं, उसको एनेमल्ड करते हैं। एनेमल्ड का मतलब क्या है, उस पर बिल्कुल बारीक बारीक क्या एनेमल्ड करते हैं। एनेमल्ड का मतलब क्या है, एनेमल्ड, एनेमल्ड कोटिंग करते हैं। कौन सी कोटिंग करते हैं, एनेमल कोटिंग। एनिमल कोटिंग से मुराद क्या है कि इस कॉइल जो गैल्वानोमीटर में बहुत सारे इस तरह कॉइल होंगे ना, बहुत सारे कॉइल, उस कॉइल को क्या करना, उस कॉइल पर बारीक क्या लगाना, बारीक क्या कोटिंग लगाना। बारीक कोटिंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम एनिमल कोटिंग कहते हैं। इसका काम क्या है, ताकि जब भी इस कॉइल में हीट प्रोड्यूस हो, उस हीट को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, खुद एब्जॉर्ब करे, और साथ में जो ये कॉइल एक दूसरे के साथ मौजूद है वो एक दूसरे को टच ना करे, ताकि उसमें क्या हो, एडी करंट वगैरह से भी बच सके। एक दूसरे जो कॉइल होते हैं ना, वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में नहीं होते, ताकि वो क्या करे, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो इसका काम ये है ओवर हीट को एब्जॉर्ब करना। जब हीट इसमें प्रोड्यूस होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, और कॉइल एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। एनिमल बिल्कुल बारीक इंसुलेशन, बारीक कोटिंग को हम एनिमल कोटिंग करते हैं, हम बहुत मोटी कोटिंग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन। तो एनिमल और इंसुलेशन में फर्क है। जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एनिमल कोटिंग करते हैं। एनिमल कोटिंग की भी बात होगी। इसके बाद क्या है, फॉस्फोब्रोंजी। यहाँ पर जो हमने कॉइल को सस्पेंड किया हुआ है, किस वायर के साथ, मेटालिक वायर के साथ। मेटालिक वायर किस चीज से बना हुआ है, फॉस्फर ब्रोंजी से बना हुआ है। जो मेटालिक वायर है वो किस चीज से बना हुआ है, फॉस्फर ब्रोंजी से बना हुआ है। लब से मुराद फॉस्फर ब्रोंजी, जब दो मेटल्स आपस में मिलते हैं उससे होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑलाई। तो यहाँ पर ये जो फॉस्फर ब्रोंजी बना है, फॉस्फर ब्रोंजी है ना, ये किस्म का मेटालिक वायर है। मेटालिक वायर के जरिए ये कॉइल क्या है, यहाँ पर सस्पेंड है। तो ये किस चीज से बना हुआ है, ये मेटालिक वायर, ये फॉस्फर ब्रोंजी से बना हुआ है। ये फॉस्फर ब्रोंजी क्या है, एक ऑलाई है, जो कितने मेटल से बना हुआ है, फास्फोरस से, टिन से, कॉपर से। और इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, फास्फोरस सबसे मेजर एलिमेंट है। क्यों हमको फॉस्फर ब्रोंजी, ये मेटालिक वायर फॉस्फर ब्रोंजी हम क्यों यूज करते हैं, क्यों फॉस्फर ब्रोंजी काला यूज करते हैं, इसका रीजन है हाई कंडक्टिविटी। इस वायर का क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। दूसरा क्या है, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम है। हाई कंडक्टिविटी होगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। जहां पर करंट ज्यादा फ्लो करेगा, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी। तो एक इसका मेन रीजन ये है कि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसकी फ्रिक्शन कम है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ये क्या है, एक किस्म का गुड थर्मल कंडक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद क्या है, कोरोजन रेजिस्टेंस, इसको जंग नहीं लगता है। ये क्या है, बहुत सारा मतलब कोरोजन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, मतलब जंग क्या है, इसको नहीं लगता है।
इसके बाद क्या, लो इलास्टिक कांस्टेंट। इसका जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्या है, बहुत ही सॉरी मैंने क्या, लो इलास्टिक कांस्टेंट, सही है, लो, इसका जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो क्या है, कम है। इसके बाद क्या है, करंट लीड। ये क्या करता है, करंट लीड की तरह एक्ट करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। करंट लीड का मतलब क्या है, ये करंट को अपने इस कॉइल के अंदर लाने की कोशिश भी करेगा, आउट भी करेगा, मतलब इससे करंट इंटर भी होगा और करंट आउट भी होगा, इसको हम कहते हैं करंट लीड। इसके बाद क्या है, इसका वर्किंग, गैल्वानोमीटर का वर्किंग सिंपल। जब भी आप गैल्वानोमीटर को, गैल्वानोमीटर या फिर जो करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें से करंट फ्लो करेगा, फ्लो करंट, आई का मतलब क्या है, करंट। जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो इसमें कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सिंपल किसके इक्वल है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब क्या है, NIAB cos थीटा। क्या प्रोड्यूस होगी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, उसको क्या करेगा, इस तरह डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। और ये क्या था, रिस्टोरिंग टॉर्क, सही है। इसके बाद क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल है, NIAB cos थीटा, नेब cos थीटा, इसको इस तरह याद करो, नेब cos थीटा। इसके बाद क्या है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। अब सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल इज जीरो। सॉफ्ट आयरन कॉइल हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा भी, आप इसको नोट भी कर सकते हो कि सॉफ्ट आयरन कोर हम इसलिए यूज करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर बनाना, रेडियल बनाना, और तीसरा इसका मेन फंक्शन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल, जो मैग्नेटिक फील्ड एंगल क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के प्लेन एरिया, कॉइल का प्लेन या कॉइल का सरफेस एरिया के दरमियान एंगल क्या बने, जीरो बने। कोस जीरो हमेशा किसकी, कोस जीरो की वैल्यू क्या आती है, 1। तो इसलिए टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। तो कोस अल्फा, अगर थीटा की जगह, सॉरी अल्फा नहीं है थीटा, कोस थीटा की जगह जीरो आएगा, तो कोस जीरो किसके इक्वल होता है, 1। तो टॉर्क क्या आएगा, नेब। तो सबसे मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल है, NIAB cos थीटा। सही। अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क का मतलब क्या है, उस कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो लाने की कोशिश करता है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क सिंपल क्या है कि रिस्टोरिंग टॉर्क हमने क्या पढ़ा, रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ मैंने सिंपल क्या लिखा है, टॉर्क आर, सी आर का मतलब क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, लेट्स सपोज मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या है, मेरे पास डस्टर है, ये लेट्स सपोज कॉइल। अगर मैं कॉइल को क्या करूँ, लेट्स सपोज मैं कॉइल को जो डिफ्लेक्टिंग है मतलब 1 डिग्री इसमें ट्विस्ट पैदा करूँ, ट्विस्ट का मतलब क्या है, 1 डिग्री में इसको इस तरह रोटेट करूँ, तो तब इसमें जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा वो 1c होगा। क्या मतलब, मैंने क्या समझा, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही है, ये साउथ पोल। अगर मैं क्या करूँ, ये लेट सपोज ट्विस्ट, जो मेरे साथ ट्विस्ट है, और दूसरा क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क, सही है। अगर मैं क्या करूं, इस स्क्वायर को ना, आसान से इस स्क्वायर को अगर मैं क्या करूं, इसमें 1 डिग्री इस तरह क्या करूं, ट्विस्ट पैदा करूं, इसको मैं क्या करूं, इस तरह रोटेट करूं, मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, उसको 1 डिग्री स्क्वायर को क्या करे, रोटेट करे, इसमें ट्विस्ट पैदा करे, तो तब जो हमारे साथ रिस्टोरिंग टॉर्क होगी वो क्या होगी, 1c होगी। मतलब 1 डिग्री क्या होगी, अगर 1 डिग्री डिफ्लेक्टिंग टॉर्क स्क्वायर में ट्विस्ट पैदा करेगा, तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगी वो क्या होगी, 1c होगी। c क्या है मेरे हमारे साथ, टॉर्शनल कांस्टेंट। c क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, 2 डिग्री, सही है, मैंने इसे लिख लिया, 2 डिग्री सही है, 2 डिग्री, लेट्स सपोज अगर ये 2 डिग्री, इसको क्या करे, 2 डिग्री इसमें क्या करे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस कॉइल में क्या करे, 2 डिग्री ट्विस्ट पैदा करे। 2 डिग्री जब ट्विस्ट पैदा करेगा तो यहाँ पर रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्या होगी, 2c होगी, 2 टॉर्शनल कांस्टेंट होगी। इसलिए अगर मैं क्या करूँ, 3 डिग्री डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना, वो स्क्वायर को 3 डिग्री ट्विस्ट दे दे, 3 डिग्री इसको क्या करे, रोटेट करे, मतलब 3 डिग्री इसको क्या दे, ट्विस्ट दे, तो यहाँ पर जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगी वो क्या होगी, 3c होगी। सही है, क्या होगी, 3c होगी। अगर मैं लेट सपोज इसको मैं लिखता हूँ 4 होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, 4c होगी, इसी तरह 5c अप टू थीटा, तो यहाँ पर ये क्या होगा, जाता जाएगा। तो मैं इसको इस तरह सिंपल लिख सकता हूँ कि रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट। मतलब जितनी ज्यादा ट्विस्ट होगी, जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इसको ज्यादा क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा, उतनी ही ज्यादा उसमें रिस्टोरिंग टॉर्क, क्योंकि आपको नजर आ रहा है डायरेक्ट रिलेशन है। 1 डिग्री ट्विस्ट होगी कॉइल में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उसको 1 डिग्री ट्विस्ट करेगा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी क्या होगी, 1c होगी। 2 डिग्री तो 2c, 3 डिग्री 3c, डायरेक्ट रिलेशन। तो मैं लिखता हूँ कि रिस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू थीटा ट्विस्ट। अगर मैंने इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करना है तो मैं क्या लगाऊंगा, c, और c हमारे साथ क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट क्या है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि c दरअसल में क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट, मतलब रोटेशनल टॉर्क के जो हमारे साथ, सॉरी मैं रोटेशनल बात कर रहा हूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क जो हमारे साथ क्या है, रिस्टोरिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्टोरिंग, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट, जो हमारे साथ क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट
ट्विस्ट, मैंने ट्विस्ट भूल गया, सही है ट्विस्ट। रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड, आप इसको क्या नाम दोगे, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो टॉर्शनल कांस्टेंट किसके इक्वल, यहाँ पर आप फार्मूले से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, जो हमारे साथ क्या है, C इज इक्वल टू टॉर्शनल कांस्टेंट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय थीटा, सही है, रिस्टोरिंग टॉर्क डिवाइडेड बाय। तो सिंपल टॉर्शनल हम आपके साथ जो टॉर्शनल कांस्टेंट अगर कोई आपसे कहे टॉर्शनल कांस्टेंट को डिफाइन करो, तो टॉर्शनल कांस्टेंट क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। रिस्टोरिंग टॉर्क इस फार्मूले से भी आप डिफाइन कर सकते हो। हम हर चीज को एक यूनिट में डिफाइन करते हैं, पहले एक यूनिट में डिफाइन करते हैं, बाद में इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इस यहाँ पर मैं भी एक यूनिट में डिफाइन कर, एक यूनिट का मतलब क्या, हम पहले के यूनिट का मतलब क्या, या तो 1 हो सकता है, जिस टाइम कहते हैं स्पीड को हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट में डिफाइन करते हैं, फिर उसको हम मजीद क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं एक यूनिट के लिहाज से। तो यहाँ पर हम भी कहते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। क्या है टॉर्शनल, इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टॉर्शनल कांस्टेंट। सी को हमने क्या नाम दिया था, ये हमारे साथ क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट। मैंने इसको क्या नाम दिया था, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, टॉर्शनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर इसको हम टॉर्शनल कपल भी कह सकते हैं। सी को हम या तो टॉर्शनल कांस्टेंट या टॉर्शनल कपल, दोनों क्या है, सेम है। अगर आप कपल टॉर्शनल कपल कह दो, टॉर्शनल कांस्टेंट कह दो, कुछ भी फर्क नहीं। तो अब हमारे साथ जो रिस्टोरिंग टॉर्क था वो किसके इक्वल आया था, टॉर्शनल कपल इनटू आपके साथ डिफ्लेक्टिंग थीटा। अब अगर अपने सी टॉर्शनल कपल या आपने टॉर्शनल कांस्टेंट निकालना है, तो सिंपल ये थीटा यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह भी इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि सी को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट को या टॉर्शनल कपल को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, या हम इसको इस तरह कहते हैं कि कपल या तो आप कहो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट, या तो इस तरह कहो कि कपल पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल। टॉर्शनल कपल, कपल पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कपल, या आप कह सकते हो रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट इज कॉल्ड टॉर्शनल कांस्टेंट। दोनों क्या है, सेम। इसके बाद एक कंडीशन, एट मीन या ओरिजिनल या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपके साथ एक कॉइल है ना, जब मैं इस कॉइल को इस तरह रोटेट करता हूँ ना, एक रोटेट मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन से जब मैं कॉइल को डिस्टर्ब करता हूँ ना, ओरिजिनल पोजीशन से, ये सपोज एक कॉइल ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब होगा ना, तो ये जब वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम मीन, या उसको हम कहते हैं ओरिजिनल पोजीशन। पहले कॉइल जो भी पोजीशन पर पड़ा रहता है, जिस पर वो स्टेबल होता है, उसको हम मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिनल पोजीशन। तो जब मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऐसा कंडीशन आता है जिस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल था, नेब कोस थीटा, NIAB कोस थीटा के इक्वल था रिस्टोरिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। तो ऐसा कंडीशन मीन या इक्विलिब्रियम या ओरिजिनल पोजीशन पर आपके साथ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल आता है, रिस्टोरिंग टॉर्क। तो आपके साथ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके इक्वल है, नेब NIAB, और आपके साथ रिस्टोरिंग टॉर्क आपको नजर भी आ रहा है, रिस्टोरिंग टॉर्क किसके इक्वल है, सी थीटा। मैंने इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख लिया, वर्डिंग में भी लिख लिया। अब अगर मैंने करंट फाइंड करना है, क्या आई करंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये जो करंट को मैंने अकेला रहने देना है, तो ये NAB ये यहाँ पर आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पर क्या हो जाएंगे, डिवाइड, बेन, इसको मिस तरह BAN, बेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो सी थीटा डिवाइडेड बाई बेन BAN, ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमारे साथ क्या है, सी टॉर्शनल कांस्टेंट या टॉर्शनल कपल, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एन, इसको हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। हमारे साथ जो सी है टॉर्शनल कांस्टेंट है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड है, और साथ में कॉइल का एरिया है, और नंबर ऑफ टर्न, इसको हमने कांस्टेंट रखे हुए, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सी डिवाइडेड बाय बेन। मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, नंबर ऑफ टर्न, इसको हमने क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट है, इसको में हम क्या नाम देते हैं, जी। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गैल्वानोमीटर। जीएम का मतलब क्या है, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, सही है। अब यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर करंट C डिवाइडेड, ये पूरा पिक्चर क्या बन गया, C डिवाइडेड बाई B, ये आपके साथ क्या है, कांस्टेंट। तो करंट का थीटा के साथ डिफ्लेक्टिंग एंगल के साथ, थीटा क्या है, डिफ्लेक्टिंग एंगल, तो करंट का डिफ्लेक्टिंग एंगल के साथ कौन सा रिलेशन बन गया, डायरेक्ट रिलेशन बन गया। किस तरह डायरेक्ट रिलेशन, अगर करंट इंक्रीज हो गया, करंट जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, उतना ही बढ़ जाएगा। मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर जब करंट बढ़ता है तो डिफ्लेक्टिंग एंगल क्या है, बढ़ता है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग
वहां पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से। मतलब क्या है कि अगर गैल्वानोमीटर से जितना भी ज्यादा करंट पास करेगा, डिफ्लेक्शन उसकी जो निडल है वो उतनी ज्यादा क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। अगर कम करंट पास करेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। सिंपल ये बात यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपके बुक में, क्या हम गैल्वानोमीटर की, जेम का मतलब क्या है गैल्वानोमीटर, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। आप किसी भी गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत ही आसान फार्मूला क्या है, I इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी एन, ऊपर क्या है डिफ्लेक्टिंग एंगल। अगर आप क्या करते हो, C डिवाइडेड बाई बी एन, सी डिवाइडेड बाई बी एन को क्या करते हो, डिक्रीज करते हो। अगर आपने इसको डिक्रीज कर दिया, गैल्वानोमीटर कांस्टेंट को डिक्रीज कर दिया, तो याद रखना सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखना गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी किस तरह बढ़ जाएगी, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी तब बढ़ सकती है अगर हम गैल्वानोमीटर कांस्टेंट जो जी है उसको हम क्या करें, डिक्रीज करें। मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरह लिखते हैं, सी डिवाइडेड बाई बी ए एन, इसको अगर हम डिक्रीज कर देंगे तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है, ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सिंपल मैं लिख सकता हूं ना, जब बी ए एन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एरिया नंबर ऑफ टर्न ये क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, और साथ में सी को मैं क्या करूं, डिक्रीज कर दूं, सी को मैं क्या करूं, डिक्रीज कर दूं, तब मेरे साथ क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। किस तरह, मैंने क्या लिखा है कि जब मैं सी को क्या कर दूं, टॉर्शनल कांस्टेंट को कम कर दूं, और साथ में बी ए एन को क्या कर दूं, इसको इंक्रीज कर दूं। किस तरह, मतलब ऊपर क्या आ रहा है, नोमिनेटर में क्या आ रहा है, टॉर्शनल कांस्टेंट, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, बेन। मतलब अगर मैं लिखता हूं, लेट सपोज 10 डिवाइडेड बाई 5, सही है। ये मैं आपको सिंपल ये समझा रहा हूँ क्योंकि आप कहोगे कि मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ। अब अगर सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो गैल्वानोमीटर की, तो ये पूरा जो आपके साथ टॉर्शनल कांस्टेंट, जो टॉर्शनल कपल है, डिवाइडेड बाय बेन, मैग्नेटिक फील्ड एरिया नंबर ऑफ टर्न, इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो कम होना चाहिए। इन दोनों का रेशियो कब कम हो सकता है, एक कंडीशन ये है कि आप नीचे वाले नंबर, इस नीचे वाले नंबर को बढ़ा दो, बी एन मैग्नेटिक फील्ड एरिया नंबर ऑफ टर्न, इसका जो एक प्रोडक्ट आंसर आता है, या तो इस आंसर को बढ़ा दो, तब आपके साथ ये रेशियो कम आ जाएगी। दूसरा क्या है, या तो जो नोमिनेटर है इसको आप क्या करो, कम कर दो, सी को क्या कर दो, कम कर दो। इन दोनों कंडीशन में आपके साथ ये पूरा रेशियो क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। जिस तरह मैंने ऊपर क्या लिखा है 10 और नीचे क्या है 5, तो आपके साथ 5 1 5 5 2 10, आंसर क्या आ गया 10 2 आ गया। सही है, आंसर क्या आ गया, लेट सपोज सी डिवाइडेड बाई बी एन के आंसर क्या आ गया 2। अगर मैं क्या करता हूँ, ये वाला कंडीशन अप्लाई करता हूँ, ये मैं नीचे वाले नंबर को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। 10 नीचे मैंने क्या लिख लिया, उसको बढ़ा दिया, उसको भी क्या कर दिया 10, 10 को 10 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आपके साथ c डिवाइडेड बाय बेन, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। किस तरह कम हो गई, जब हमने नीचे बेन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। bn को अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ओवरऑल रेशियो टॉर्शनल कांस्टेंट या टॉर्शनल कपल डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, ban मैग्नेटिक फील्ड एरिया और नंबर ऑफ टर्न। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मैं c को डिक्रीज कर दूं, सही है, c क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। उसी तरह यही एग्जांपल 10 डिवाइडेड बाय 5, सही है, मैंने यही एग्जांपल, अगर मैं ऊपर वाला के नंबर को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, टॉर्शनल कपल को क्या कर दूं, कम कर दूं, जो टॉर्शनल कांस्टेंट है, मतलब ऊपर वाला को मैं क्या करूं, कम, मैंने 5 कर दिया, नीचे भी क्या है 5, 5 से क्या हो जाए, कैंसिल, आंसर पे भी क्या आ गया 1। तो मतलब दो कंडीशन है, अगर आपने c डिवाइडेड बाय बेन को ओवरऑल रेशियो कम करना है तो आपके साथ सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दो कंडीशन में क्या आप c डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो कम करो। पहला कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है इसमें, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जो बी एन, इनको क्या कर दो, बढ़ा दो, तब ओवरऑल रेशियो c डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो कम आ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। दूसरा कंडीशन किस तरह है, आप c की वैल्यू टॉर्शनल कांस्टेंट या टॉर्शनल कपल की वैल्यू क्या कर दो, बढ़ा दो, c की सॉरी क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, नीचे वाले की क्या कर दो, बढ़ा दोगे, तो ओवरऑल रेशियो क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। या तो आप क्या करो, दूसरा कंडीशन सी टॉर्शनल कपल की वैल्यू क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया। अगर टॉर्शनल कपल की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तब ओवरऑल रेशियो क्या होगी, सी डिवाइडेड बाय बेन की ओवरऑल रेशियो क्या आएगी, कम आएगी। तो इन दोनों कंडीशन में सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो जब कम आएगी तो आपके साथ सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब बेस्ट मेथड क्या है, क्या हम क्या करें, सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो को कम करें और सेंसिटिविटी बढ़ जाए। बेस्ट मेथड क्या है कि सेंसिटिविटी ऑफ जीएम गैल्वानोमीटर को अगर बढ़ाना चाहते हो, आपने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करने का मतलब क्या, आपने स्ट्रॉन्गर बनाना है, स्ट्रॉन्गर बनाना है। किस तरह स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हो, किस तरह स्ट्रॉन्गर बनाओगे, मतलब क्यों ये बेस्ट मेथड है, क्यों अगर हम में एरिया को बढ़ा दें, कॉइल के एरिया को बढ़ा देंगे तो गैल्वानोमीटर क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा जो गैल्वानोमीटर होते हैं ना वो बहुत ही हल्के होते हैं, क्यों, क्योंकि गैल्वानोमीटर की वहां पर सेंसिटिविटी हम किस तरह बढ़ाते हैं, हम एरिया को नहीं बढ़ाते। बेस्ट मेथड मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते हैं तब वहां पर क्या हो जाती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। जब बी को हम बढ़ा देते हैं तो मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया, ओवरऑल सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो कम आती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मतलब अगर हम एरिया को बढ़ा दें
तब गैल्वेनोमीटर का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। मतलब ये भी क्या एक बेस्ट तरीका नहीं है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा देंगे तब गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, हेवी बन जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, अच्छे तरीके नहीं है गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाने के लिए। तो सेंसिटिव बनाने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट तरीका है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना। उसकी वजह से ना गैल्वेनोमीटर भारी होगा, ना हल्का होगा, ना बड़ा होगा। तो इसी वजह से सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये तीसरा सी, टॉर्सनल कांस्टेंट, आपके साथ जो टॉर्सनल कांस्टेंट या टॉर्सनल कपल, इसकी वैल्यू अगर आप क्या करोगे, डिक्रीज करना चाहते हो, तो याद रखना वहां पर जो स्पाइरल ई हमने पढ़ा था, स्पाइरल ई जहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करा था, कॉइल को अपने ओरिजिनल पोजीशन में ला रहा था, इसको लिए ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क अगर आपने सी की वैल्यू कम करनी है ना, तो ये स्पाइरल ई इसको बहुत बढ़ाना पड़ता है। इसको अगर आप बहुत बढ़ाओगे तो गैल्वेनोमीटर इतना बड़ा बढ़ जाएगा। तो ये भी क्या है, कन्वीनियंट मेथड नहीं है। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है, आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्गर बनाओ, स्ट्रॉन्गर बनाओगे तो ओवरऑल सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो कम आ जाएगी, सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक एमसीक्यूज में लिखा है कि सेंसिटिविटी ऑफ जेम इज इंक्रीज। गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी किस तरह इंक्रीज हो सकती है, नंबर 1, इंक्रीज द बी डिवाइडेड बाय बेन डिवाइडेड बाय सी की रेशियो। बेन और सी की रेशियो क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। सेकंड में क्या लिखा है, सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो को क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। इसमें इंक्रीज का कह रहा है। सी में क्या कह रहा है कि बोथ एंड बी, ए बी आंसर है और बी बी आंसर है। डी में क्या कर रहा है कि कांस्टेंट करो, इन रेशियो को क्या रखो, कांस्टेंट रखो। अब मैं यहाँ पर एक बात समझा, पहले तो यह बात आपको समझ आए कि सी डिवाइडेड बाय बेन का ओवरऑल रेशियो जब कम आ जाए ना, तो गैल्वेनोमीटर क्या बन जाता है, सेंसिटिव। मतलब बी कंडीशन तो क्या है, सही है। ए को भी थोड़ा देखते हैं, सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो जब कम होगी तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव बन जाएगा। मगर थोड़ा आपने सोच करना है यहाँ पर बोथ ए एंड बी, मतलब ए को भी हमने देखना है किस तरह। वहां पर इस रेशियो को उल्टा लिखा है, क्या लिखा है, बेन, बी ए एन, बेन डिवाइडेड बाय सी। मतलब इस रेशियो का अगर आप उल्टा लिखोगे ना, सी डिवाइडेड बाय बेन, इसको क्या लिखा है, उल्टा लिखा है। तो अगर उल्टा लिखा है तो फिर आप उल्टा भी इसको क्या करोगे, देखोगे। मतलब फिर आपने क्या करना होगा, बेन डिवाइडेड बाय सी की रेशियो को बढ़ाना करेगा। क्या करना है, बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है। तो अगर आप इसको लिखोगे थीटा डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू बेन बी ए एन डिवाइडेड बाय सी। तो इस कंडीशन में ना, अगर आपने क्या करना है, अगर आपने गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव बनाना है, ये दूसरा कंडीशन है। मतलब दोनों मैंने आपको बताया, एक जो जनरली हम आम पढ़ते हैं कि सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो कम होनी चाहिए तब सेंसिटिविटी बढ़ती है। अगर वो आपसे कहे इस तरह एमसीक्यूज में, वो आप क्या करें, इसको उल्टा भी लिख सकता है ना, इस तरह कि बेन डिवाइडेड बाय सी। अगर वो आपसे उल्टा पूछे ना, मैग्नेटिक फील्ड एरिया नंबर ऑफ टर्न को ऊपर लिख दे और सी को क्या कर दे, नीचे लिख दे। मतलब इक्वेशन को इस तरह अरेंज करें, इस तरह भी हम अरेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन को, सही, इस इक्वेशन को अरेंज इस तरह कर सकते हैं। अगर वो इस तरह अरेंज करे ना, ऊपर बेन लिखे नीचे सी लिखे, तो तब आपने क्या करना होगा, तब आप कहोगे कि जब बेन और सी की रेशियो बढ़ जाए तब सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब बेन और सी, इसके साथ सेंसिटिविटी का डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप बेन और सी की रेशियो को बढ़ा दोगे तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। मगर अगर आप सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो, जो जनरली हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमने इक्वेशन से भी निकाला, सी डिवाइडेड बाय बेन की रेशियो को कम कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, बोथ बन जाएगा। ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है। बी ऑप्शन तो हमने पढ़ा था, ए ऑप्शन को भी हमने थोड़ा रीअरेंज कर इक्वेशन को देखा, तो वो भी क्या कर रहा था, बन रहा था, सही, तो वो भी बन रहा था। यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर की तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी पॉइंट मिसिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो काइंडली लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि आपकी सपोर्ट से चैनल क्या कर सके, ग्रो कर सके। अल्लाह हाफिज।